नमस्ते। मैं इस वीडियो में पूस की रात कहानी के आधार पर हल्कू का चरित्र चित्रण विषय पर आपसे आज वार्तालाप करूंगा। कोई भी रचना हो, चाहे कहानी है, चाहे नाटक है, चाहे उपन्यास है, चाहे एकांकी है, उसका नायक उसकी कथानक के केंद्र में होता है। कहानी की बात करें तो कहानी का संपूर्ण कथानक और कथानक की गतिशीलता किसी न किसी पात्र विशेष के व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसके क्रियाकलाप, उसकी गतिशीलता आदि पर निर्भर करती है। कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक उसका होना कहानी को जीवंत बनाकर रखता है। वह चरित्र संपूर्ण पात्रों पर राज करता है और कहानी के समाप्ति में, कहानी के अंत में लाभ हानि, सुख दुख आदि का भोक्ता वही नायक बनता है या वही चरित्र बनता है। यदि हम नायक की दृष्टि से देखें तो इस कहानी यानी पूस की रात कहानी के कथानक का मूल केंद्र हल्कू है और उसी के चरित्र और क्रिया व्यापारों के द्वारा कथानक आगे बढ़ता है। हल्कू को यदि इस कहानी से निकाल दिया जाए तो इस कहानी में बाकी कुछ नहीं बचा रहता। एक ही पात्र है हल्कू, जिसके चारों तरफ कहानी घूमती रहती है। कहानीकार में प्रेमचंद ने मुख्य रूप से हल्कू के व्यक्तित्व को ही निखारा है और फल प्राप्ति भी हम देखें तो कहानी के अंत में मुख्य पात्र हल्कू के द्वारा ही होती है। यदि चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो हल्कू के चरित्र में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि लगभग हर भारतीय किसान के चरित्र में दिखाई दे सकती है। वह प्रतिनिधित्व करता है भारतीय किसान का, ग्रामीणों की अभावग्रस्तता का। एक निर्धन और एक अभावग्रस्त किसान है, मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने खेतों में पैदावार करके वो अपना भरण पोषण करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी ऋण के बोझ से दबा हुआ है। कभी बारिश बहुत कम होती है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी खड़ी फसल में कीड़े लग जाते हैं, टिड्डी उसकी फसल को नष्ट कर देती है, कभी जंगली जानवर, नीलगाय, सूअर, जंगली गाय, जंगली भैंसें आदि उसकी फसल को रात को नष्ट कर जाते हैं। अब बेचारा खेती तो करता है लेकिन गुजर बसर नहीं हो पाती, खेती से आजीविका मिलती नहीं। पत्नी बार बार समझाती है, तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकियों को दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से तो बाज आए। बाकी चुकाने के लिए, बाकी किसको चुकाना है? महाजन को, क्योंकि अभावग्रस्तता में उधार पर पैसा लेते हैं। हल्कू भी इन सभी स्थितियों परिस्थितियों से जूझता रहता है। पत्नी उसे ताने देती है लेकिन पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी खेती का काम उसके परिवार में होता रहा है और वह भी उसे ही अपनाता है। निरीह, असहाय, ऋण के बोझ से दबता चला जाता है, लेकिन स्वाभिमानी किसान है। भरी सर्दी में बिना कंबल के कांपना, ठिठुरना उसे मंजूर है, लेकिन महाजन की गाली सुनना, महाजन के कारिंदों की गाली सुनना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है। महाजन आता है, हल्कू मुन्नी से इकट्ठे किए हुए रुपए मांगता है। जब वो समझाती है, रुपए देने से मना करती है, कहती है कि 3 ही रुपए हैं, दे दोगी तो कंबल कहाँ से आएगा।
माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। तो हल्कू महाजन की गालियों को सहन नहीं कर पाता, उसकी घुड़कियों को सहन नहीं कर पाता और जबरदस्ती गुस्सा करके अपनी पत्नी से रुपए लेकर महाजन को दे देता है। और जब महाजन को रुपए देता है तो मन से वो उसे कोसता है, क्योंकि अब उसके पास कंबल खरीदने का एक भी पैसा शेष नहीं रहा और ना ही कोई दूसरा ऐसा अब उसके पास उपाय है जिससे कि वह कंबल खरीद सके। इतना मेहनत करता है वो, दिन रात कड़ी धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, अपने खेत को अपना कर्म क्षेत्र मानकर हल चलाना, फसल बोना, निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, लेकिन फिर भी उसका परिणाम उसे क्या मिलता है? उसकी फसल की तबाही। किंतु फिर भी हिम्मत नहीं हारता, फसल गई तो गई, मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार है। अगर खेती बाड़ी करने से पेट नहीं भरता तो मजदूरी करेगा, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण पूरे सम्मान के साथ करेगा। पत्नी उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि मजदूरी करके भी उनको लगान चुकाना पड़ेगा। हल्कू को अपनी मजदूरी करने पर पूरा विश्वास है और प्रसन्न मुख से वो पत्नी को परेशान होने के बाद भी यही कहता है कि चिंता मत करो, कम से कम सर्दी की रातों में अब खुले आसमान के नीचे खेतों में तो नहीं सोना पड़ेगा। वह संघर्षशील, संघर्षरत व्यक्तित्व का धनी है। संघर्ष करना उसके जीवन का एक अहम अंग बन चुका है। जब से कृषक परिवार में उसने होश संभाला है तब से संघर्ष ही तो करता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब कुछ सहन तो करता है। इस बार पूस की रात में ठंड से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाया, क्योंकि जो 3 रुपए जोड़े वे महाजन को दे दिए गए। अब खुले आसमान के नीचे ठंड में अपने कुत्ते के साथ सो रहा है, बार बार चिलम पीता है, जागता है, लेटता है। सर्दी के कारण ऐसा लगता है जैसे खून जम गया हो और नसों में खून ना होकर के बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा हो। आकाश की ओर देखता है, अभी रात कितनी बाकी है, लेकिन अभी तो बहुत रात बाकी है, तब जाके कहीं सवेरा होगा, तब यहाँ से निजात मिलेगी। फिर भी हिम्मत नहीं हारता, सूखी पत्तियाँ इकट्ठी करता है, वहीं अपने खेत के पास के आम के बगीचे से और अलाव जलाता है, क्योंकि अब उसके पास केवल एक यही विकल्प है। साथ में जबरा कुत्ता भी है, उसे भी सर्दी से बचाता है। विवेकी है, यथार्थ का जानकार है, जो भी परिश्रम वो कर रहा है उसे पता है कि यह परिश्रम बेकार भी जा सकता है। इतना परिश्रम करने के बाद भी मैं भूख से मर रहा हूँ, ठंड से अकड़ रहा हूँ, लेकिन अमीर लोग, महाजन लोग जो अपने धन बल के आधार पर गरीब किसानों का खून चूसते हैं, वे सुख चैन से जी रहे हैं। उन्हें न सर्दी की परवाह है, न गर्मी का कष्ट है और भरपेट भोजन उन्हें मिलता है। वो ये भी जानता है कि मेहनत किसान करते हैं, लेकिन मौज महाजन और साहूकार उड़ाते हैं। मोटे मोटे गद्दों पर, मोटे मोटे कंबल ओढ़कर, मोटे मोटे लिहाफ ओढ़कर वे लोग सोते हैं। बेचारा भाग्य के वशीभूत होकर खून का घूंट पीकर रह जाता है और इतना ही कहता है, ये सब तकदीर का खेल है, मजदूरी कोई करे, ऐशो आराम कोई प्राप्त करे। एक संवेदनशील
मनुष्य के रूप में प्रेमचंद ने उसे हमारे सामने रखा है। उसे मालूम है कि यह सर्दी मुझे सता रही है, मुझे परेशान कर रही है, तो जबरा नाम के उसके कुत्ते को भी तो परेशान कर रही होगी। वो जबरा से कहता है, क्यों जबरा, झाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? उसकी संवेदनशीलता उस बेजुबान कुत्ते पर भी है। अपनी संवेदनशीलता और सहानुभूति से प्रेरित हो वह प्राणी में भेद नहीं करता, पशु नहीं मानता उसे और अपने साथ चिपकाकर सो जाता है। यही भावना उसे जबरा के सुख और दुख को महसूस करने की प्रेरणा देती है। वह सभी प्राणियों को आत्मवत समझने की भावना से प्रेरित है। कहानी में यह सब दिखाई पड़ता है। भाग्य का मारा हुआ, हिम्मत हारा हुआ किसान, जिसका प्रतिनिधित्व कहीं कहीं हल्को कर रहा है, खेती करता है, जी तोड़ परिश्रम करता है, लेकिन कोई ना कोई आपदा फसल को चौपट कर जाती है। महाजन को जितने पैसे देने हैं कर्ज के, वो चुक नहीं पाते। खेती के भरोसे भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए पत्नी, क्योंकि उसे बार बार खेती छोड़ने की बात करती है, मजदूरी करने की सलाह देती है, और इस बार तो पत्नी की वो सलाह कंबल न होने और नीलगायों के द्वारा सारी फसल नष्ट कर जाने से काम आ जाती है। खेत में इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिलता तो हिम्मत जवाब दे जाती है और जानते बूझते हुए भी नीलगायों को खेत चर लेने देता है। और यही थोड़ी सी हिम्मत की कमी उसके सारे सपनों को तोड़ देती है। इस प्रकार से हल्कू के चरित्र को प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी में बड़े स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है। एक लाचार, मेहनती, संघर्षशील, परिश्रमी, संवेदनशील, विवेकी, यथार्थवान किसान के रूप में हल्कू को प्रेमचंद जी ने महिमा मंडित किया, जो कि इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी लाचारी भरा जीवन जीता है। तो यह था